30-31 था। चलो बताना शुरू करो, 1 मिनट बताता हूँ। कुछ 30 क्वेश्चन तक पहुंचे थे। लेवल 1 में 30 क्वेश्चन के बाद बताना शुरू कीजिए भाई। AIEEE कॉर्नर पे 30 क्वेश्चन तक मेरे ख्याल से पहुंच गए तुम। ये सब डिस्कस कर लिया था। चलो बताओ भाई, इस वाले एक्सरसाइज में 30 क्वेश्चन के बाद वाले कोई डाउट हो तो उसके बाद शुरू करते हैं जल्दी। अब बिल्कुल टाइम किल मत करो, बताना शुरू करो, मैं डिस्कस करना शुरू करूँ। इस वाली एक्सरसाइज के डाउट्स बताना शुरू कीजिए। 36, 37। 36, 37 लिख के भेज दो, जिससे आसानी से रहेगा। तुम बस उत्कर्ष बोलना, बाकी लोग लिख के भेज दो। 36, 37 और बताइए। दलिशा 35 ठीक है। 35, 36, 37 और बताइए। 33, 34 भी है ठीक है। 33, 34, 35, 36, 37 लाइन से है ठीक है। 33 पे आ जाओ बेटे। और कोई हो तो बता दीजिएगा। 33 पे आ जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए। बढ़िया प्रॉब्लम है, क्या है? नहीं, ए बॉडी ऑफ मास। हाँ, ए बॉडी ऑफ मास, बिल्कुल ठीक है। बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम is attached to a hanging spring whose force constant is 10 Newton per meter. The body is lifted until the spring is unstretched state and then released. Calculate the speed of the body when it strikes the table 15 centimeter below the release point. डराने के लिए बोल रखा है। ये नेचुरल लेंथ है इसकी, यहीं पर ब्लॉक है। ये 15 सेंटीमीटर नीचे जाता है, जा सकता है 20 सेंटीमीटर mg/k के हिसाब से। कितना नीचे है ये? 15 सेंटीमीटर। फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, यहाँ u बराबर 0 लाइन ले ली, ठीक है। K1 0, K2 स्पीड निकालनी है, हाफ इंटू मास 0.1 इंटू वी का स्क्वायर। टेबल से स्ट्राइक कर रहा है 15 सेंटीमीटर बाद। U1 स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है और mgh हाइट पे है। 0.1 इंटू 10 इंटू 0.15 और U2 की वैल्यू हो गई हाफ ऑफ K मतलब इंटू कितने किया? 100 के 10 किए, हाफ ऑफ K 0.15 एलोंगेशन हो गया। K1 K2 U1 U2 अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें एलोंगेशन कहाँ तक हो सकता है? 2 mg/k कितना है? 0.1 इंटू 10/10, तो 10 सेंटीमीटर तक ये खींच सकता है नेचुरल लेंथ। मीन पोजीशन 10 पे, उसके बाद आगे यानी कुल मिला के 20 सेंटीमीटर जाएगा। मैंने बताया था ना, नेचुरल से मीन पोजीशन यानी जहां पर नेट फोर्स 0 होता है, और फिर मीन से फाइनल पोजीशन। तो 10 सेंटीमीटर नेचुरल से मीन और 10 सेंटीमीटर मीन से फाइनल, तो कितना हो गया? 10 + 10 20 सेंटीमीटर चलेगा। तो इसने पहले ही रोक लिया, उसने कहा जब दीवार जमीन लगा दी, जमीन 15 पे है, 15 पे स्पीड बताओ जब वो कोलाइड करेगा। छोड़ दिया गया। K1 स्पीड पूछ रहा है, U1 U2 पुट कर लिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 34। An ideal massless spring S can be compressed 1 meter in equilibrium by a force of 100 न्यूटन, ठीक है। यानी इसका फोर्स कांस्टेंट K की वैल्यू चुपचाप धीरे से बताई उसने, K बराबर 100/1। K बराबर 100 न्यूटन लगाने पे वो 1 मीटर खींचता है, यानी 100 न्यूटन पर मीटर। इसकी K की वैल्यू आ गई, उसने चुपचाप धीरे से बताई। Is placed at the bottom of a frictionless inclined plane, make an angle of 30 degree. ठीक है। हाँ, it is unstretched state and then नहीं, कहाँ गया? A 10 kg mass M is released from the rest at the top of the inclined plane and brought at to rest momentarily. इसको छोड़ दिया गया। और ये 20 सेंटीमीटर दब जाता है।
ये पूछ रहा है, नहीं निकल जाएगा। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, K1 0 दोबारा कंप्रेस हो गया तो भी रिलीज किया गया 0, पहुंचा 0। U1 कितनी हाइट पे, MGL sin 30, और U2 खिंच गया है हाफ ऑफ K, कितना 0.2 का स्क्वायर। पुट कर लो, आंसर आ जाएगा K1 K2 U1 U2। पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या कर रहे हो भाई, उत्कर्ष कहाँ घूम रहे हो? 35 पे आ जाओ। कहाँ चले गए बेटे उत्कर्ष, इस दुनिया में कहाँ चले गए हो? मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास साइज नहीं है, तुम्हारे सहारे हूँ मैं। दाएं बाएं मत जाओ, मैं जहाँ हूँ वहीं रहो। और ऊपर बेटा, और ऊपर। हाँ आ गया ना, चलिए दूसरी एक्सरसाइज है, जल्दी करो, बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, 34 हो जाएगा। K1 K2 U1 U2। 27 एंड 29 भी है बेटा, चलो उसका 27 29 भी है। 27 क्वेश्चन, ऊपर जाओ ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। A system of wedge and block as shown in the figure is released with the spring in its natural length all surface। देखो कहाँ पर आएगा बेटे, नेचुरल लेंथ के हिसाब से mg sin थीटा बराबर हो जाएगा kx। क्यों? अगर मैं ये स्प्रिंग लगा दूं तो नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन के बीच में कितनी दूरी होने वाली है, mg sin थीटा डाउनवर्ड लग रहा है और kx खींचा हुआ है, तो x की वैल्यू आ गई mg sin थीटा बाई k। अब मैंने तुमको बताया था नेचुरल से मीन तक जितना गया, मीन से नेचुरल भी उतना ही जाएगा। तो mg sin थीटा बाई k तक तो यहाँ आया, और फिर mg sin थीटा बाई k आगे गया, कितना आगे तक गया, 2mg sin थीटा बाई k। आ गया आंसर, फर्स्ट आंसर है। mg बाई k था ना, mg बाई k प्लस mg बाई k, बिल्कुल वही क्वेश्चन है ना। तो mg बाई k प्लस mg बाई k बिकम्स, मैंने पहले बताया था नेचुरल से मीन तक जाता है, मीन जहां नेट फोर्स 0 होता है, नेचुरल से मीन, मीन से फाइनल। तो यहाँ से कितना जाएगा, mg sin थीटा बाई के यहाँ तक, फिर mg sin थीटा बाई के उतना ही आगे जाएगा, यानी 2mg बाई sin थीटा के आगे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। An open knife of mass m is dropped from a height h on a wooden floor. If the blade penetrates up to the depth d into the wood, the average resistance offered by the wood to the knife। इसको घुमाने के लिए दे दिया। जब भाई आदमी नीचे गिरेगा तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, d डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है, और h हाइट गिरने के बाद। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, फोर्स लगा है F पीछे की तरफ, तो K1 0 है, K2 भी 0। शुरुआत में जब फ्री फॉल कराया गया तो भी 0 था, जब धस गया तो भी 0 था। U1 mgh प्लस d, ठीक है। इफ द ब्लेड पेनिट्रेट्स, the average distance offered by the wood to the knife edge is U2 0, W नॉन कंजर्वेटिव यहाँ फ्रिक्शन फोर्स है, F इंटू डी माइनस, दोनों को सॉल्व करके पुट करके वैल्यू निकालो। एफ डी इज इक्वल टू एम जी एच प्लस डी, एफ की वैल्यू एम जी 1 प्लस एच बाई टी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट करो भाई, क्वेश्चन नंबर 34 के बाद 35, क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाओ। हो जाएगा ये 35? अच्छा 35 तो चलो बताता हूँ। A body of mass m is released from a height h on a smooth inclined plane that is shown in the figure. Following can be true about the velocity of the block knowing that the wedge is fixed। wedge fixed है, अच्छा wedge कहीं नहीं जा रहा। V is highest when it is just touches the spring। सोचो जरा, मैंने क्या बताया था, अब इसमें मुझे बताना बड़ा मुश्किल, जहां तक जाएगा स्पीड बढ़ती जाएगी। क्यों भाई,
अब लोगों के दिमाग में क्या आएगा, जैसे आएगा तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगने लगेगा, तो वेलोसिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। जी नहीं, यही समझना है। सभी लोग ध्यान से देखिए, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ये इसकी मीन पोजीशन है। पहले जब ब्लॉक यहाँ से आएगा तो नेचुरल लेंथ पे आने पे इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा, और बाहर की तरफ 0। जब यहाँ आएगा तो नेट फोर्स हो जाएगा 0, और जब यहाँ आएगा तो नेट फोर्स हो जाएगा इससे ज्यादा। अब दिमाग लगाओ, लोगों को डाउट क्या लगता है, ध्यान देने वाली चीज है, बढ़िया बात है। इस जगह पे वेलोसिटी नेचुरल लेंथ पे उसकी मैक्सिमम होगी कि इस जगह पे मैक्सिमम होगी, सोचो जरा। मान लो स्प्रिंग दबने लगी तो नीचे की तरफ लगने लगा mg sin थीटा, और ऊपर की तरफ लगने लगा kx। शुरू में x कमजोर होगा, मीन पोजीशन पे जाकर ये दोनों बराबर होंगे, तब तक ये नीचे की तरफ ही एक्सेलरेट करता रहेगा। थोड़ा सा बेटा वो करके देखो, हो जाएगी स्क्रीन क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, लोगों को डाउट होता है, लोगों के दिमाग में क्या आता है, जैसे ही यहाँ आएगा यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बच्चों एक फोन आ गया था, तो ये चीज बड़ी अच्छी है। अब लोगों को क्या लगेगा कि ये नीचे की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेट कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जैसे ही यहाँ आएगा इसका एक्सेलरेशन उल्टी तरफ हो जाएगा, वेलोसिटी कम होने लगेगी। जी नहीं, अभी भी इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। जब तक ये मीन पोजीशन को क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसको रिटार्डेशन नहीं मिलेगा। पहले नीचे आएगा, इसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होगा, जैसे ही मीन पोजीशन पहुंचेगा उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही रहेगा लेकिन जी साइन थीटा से कम होने लगेगा। जी साइन थीटा से कम 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 कम, और मीन पे पहुंचते 0। जैसे इसको क्रॉस करेगा एक्सेलरेशन उल्टा हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा, स्पीड घटने लगेगी। टिल दिस पोजीशन वेलोसिटी बिकम मैक्सिमम, और नहीं तो दिमाग में एक पॉइंट बना के याद कर लो, जब भी कभी स्प्रिंग सिस्टम की बात होगी मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम। ठीक, कहां पर होगी वेलोसिटी मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे। अब आंसर मिल गया, कहां पर होगी मैक्सिमम, mg sin थीटा बाई k पे। जब स्प्रिंग mg sin थीटा बाई k दब जाएगी तब उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। चलो नेक्स्ट भाई आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा सही है, 35। चलो क्वेश्चन नंबर 36 पर, अच्छा क्वेश्चन है। 36 क्या है, ए ब्लॉक ऑफ मास m is directly pulled up slowly on a smooth incline, slowly मतलब डेल्टा के 0, height and inclination theta with the help of a string parallel to the incline. Which of the following statement is incorrect for the block when it moves up from the bottom to the top of the incline? Work done by the normal force is 0, yes, क्योंकि normal 90 डिग्री पे है। Work done by the string is, बताओ string के द्वारा कितना काम करना पड़ा, टेंशन का काम कितना होगा बताइए। T बराबर, सॉल्व करना चाहो तो आराम सॉल्व कर लो, T बराबर mg sin थीटा, और कितनी डिस्टेंस चल रहा है, S बराबर h बाई साइन थीटा, तो वर्क डन हो गया mg sin थीटा mgh। और वैसे भी निकाल सकते हो, जितना मैंने काम किया, डेल्टा के वैल्यू क्या है, डेल्टा के बराबर डब्ल्यू नेट होता है, वो 0 है, तो डेल्टा के 0 दे रखा है। तो जितना काम स्ट्रिंग करेगी वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के काम में यूज होगा। तो वर्क डन बाय द स्ट्रिंग इज यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आंसर है वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज माइनस mgh, वर्क डन बाय द स्ट्रिंग इज mgh, नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक इज 0। सही है।
आंसर है इसका क्या है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी नहीं, द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग इज mgh, वर्क डन बाय द स्ट्रिंग इज mgh, वर्क डन बाय द स्ट्रिंग इज mgh, सही है। एंड नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक इज 0, नेट इनकरेक्ट बताना है। ये भी करेक्ट होगा बेटे, ये दोनों करेक्ट होंगे। वर्क डन बाय द स्ट्रिंग इज mgh, नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक इज 0, सही है, दोनों सही है। डेल्टा ओके के 0 सर। है, दोनों सही है। दे भले रख, क्या पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, क्या विच इज रॉन्ग? यस सर। अच्छा रॉन्ग है ना, हटो जरा एक मिनट, इनकरेक्ट ना। अच्छा तो वर्क डन बाय द नॉर्मल, हाँ पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, दूसरा गलत है, नहीं तीसरा गलत है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज -mgh। चलो क्वेश्चन नंबर 37, देखो भाई क्या है, स्प्रिंग ऑफ natural length L is compressed vertically downward against the floor so that its compressed length becomes L by 2। अच्छा इसको दबा दिया गया, इसकी नेचुरल लेंथ L थी, इसको L by 2 तक दबा दिया गया, ठीक है। On releasing the spring attains its natural length, if K is the stiffness constant of the spring, then the work done by the spring on the floor is work done by the, एक मिनट दिखाना बेटा क्वेश्चन पूरा हो, जीरो नहीं आ रहा है, नीचे ऑप्शन दिखाओ, आंसर क्या है, जीरो है, आंसर चेक करो। यस सर, जीरो ही है, जीरो ही है। ठीक तो है, इसमें ऐसा कुछ ऐसा पेंच थोड़ी है। ये वाला एंड देखो फोर्स भले लग रहा है, लेकिन फ्लोर तो कहीं चल ही नहीं रहा ना, फ्लोर पे कितना काम कर रहा है वो पूछ रहा है, फ्लोर का पॉइंट मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा है। जब फ्लोर में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो फ्लोर के ऊपर जितना भी चाहे वो तुम अपने जमीन से पैर, अपने पैर से जमीन पे जितना भी चाहे मार लो, तुम वर्क डन ऑन द फ्लोर जीरो कर रहे हो। क्यों कर रहे हो फ्लोर पे जीरो वर्क डन? लॉजिकल है, समझ में आ रहा होगा क्यों जीरो हो रहा है, क्योंकि फ्लोर नहीं कर डिस्प्लेस ही रहा। नहीं हो रहा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, हाँ और कौन सा 37 30 तक हो गया, ठीक है 37 तक ही था, आगे बढ़िए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आओ बेटे, जेई कॉर्नर पे आइए, जेई कॉर्नर पे असर्शन रीजन क्वेश्चन नंबर 5 तक, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, असर्शन रीजन, चलो आगे बढ़ो 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 बढ़ो, असर्शन रीजन तो आसान से होता है, तो इसमें बड़ा डाउट होता है कौन सही हो कौन क्या होगा, वो क्वेश्चन किस तरह पूछते हैं उस पर डिपेंडेंट है। चलिए आगे बढ़िए, असर्शन रीजन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ो बेटे। उत्कर्ष सर 11th बता दीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बेटे, ए प्लैंक इज प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस ओवर विच अ ब्लॉक बी इज प्लेस्ड, ठीक है। इन द इलास्टिक कॉर्ड, इलास्टिक कॉर्ड, हाँ इलास्टिक कॉर्ड मतलब खींच सकती है, मतलब स्प्रिंग, स्प्रिंग को स्प्रिंग मान लीजिए, इलास्टिक कॉर्ड को स्प्रिंग मान लीजिए। नाउ ए ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फोर्स एफ इज अप्लाइड स्लोली ऑन ए, अच्छा, until the moment relative motion between the block and the plank starts, ठीक है, ठीक है। work done by the force F is equal to energy lost against friction F2 plus potential energy stored in the cord। देखो क्या होगा पहले, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही बताया था नीचे वाले ब्लॉक को जब चलाओगे तो किसका फ्रिक्शन ओवर कम करते ही चल देगा, ये वाला फ्रिक्शन ओवर कम करते ही वो क्या करेगा, चल देगा, चलेगा तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब स्प्रिंग और फ्रिक्शन लगने लगेगा तब जाके, तो अब जरा चेक कर लो किस काम में आ रहा है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जा रही है, फ्रिक्शन ने जो काम किया वो क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं काम कर रही, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन में जा रही है, और साथ साथ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। अब हो जाएगा, यस सर। ठीक है चलो आगे बढ़ो भाई, नेक्स्ट एसेशन रीजन के आगे बढ़ते हैं, उसका बेटा स्क्रीन शेयर करो, एसेशन रीजन के आगे चलिए, सिंगल चॉइस करेक्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेवल 2 सिंगल चॉइस, चलो इसमें मुझे लग रहा है एक आध दो प्रॉब्लम अच्छा, अरे बाप रे लाइन से पूछ रहे, एक लिखे रहते 1 6 8 1 6, बहुत ज्यादा फंस रहे दलीशा, कोई नहीं,
मैं बताता हूँ तब बताऊँ। चैट पे भेजिए, मैं लिख रहा हूँ। 1 6 8 11 13 15 27 29 12 भी है 12। 1 6 8 11 12 13 15 27 29 और बताइए। 4 1 4 6 8 11 12 13 15 27 29 और बताइए। किसी को डाउट हो कोई पूछ लो बच्चों जो नहीं आ रहा है। चलो 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 जल्दी सभी लोग पूछो भाई। हाँ हर्षल 25 सर क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आवाज क्लियर नहीं हो रही। सर 1 2। 1 2 2 भी है। आ जाओ भाई लाइन से 1 पे चलते हैं। 1 पे आओ 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ ए बीड ऑफ मास, तो क्वेश्चन क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज लगा हुआ है, द स्पीड ऑफ द बीड एज इट रीचेस, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, फोर्स निकाल लोगे, फोर्स कितना हो जाएगा 22 भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में जरा चेक करो, K1 K2 U1 U2, नॉर्मल का वर्क डन 0, 24 25 27, 24 हो गया, 24 25 27, 27 तो हो गया, 24 24 25 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए जरा, फोर्स का वर्क डन भी तो निकालना पड़ेगा ना। तब देखो ये बीड यहाँ से यहाँ जा रही है, इस जगह से यहाँ, इस फ्रिक्शन, इस फोर्स का वर्क डन मिल गया, ग्रेविटी का काम मिल गया। K1 0, K2 पूछ रहा है, U1 mgh ले लो, U2 0 ले लो, और वर्क डन बाय फोर्स F इंटू आर एक्सटर्नल, इसको एक्सटर्नल वर्क डन ले लो F इंटू आर। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हमेशा लगा हो जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आर माना जाएगा, फोर्स इंटू करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, तो निकल करके आएगा एफ आर। वर्क डन एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा तो K1 K2 U1 U2 W1, W एक्सटर्नल F इंटू आर है, ध्यान रखना, फोर्स लगा रखा है, ठीक है ना। आर रेडियस है, फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रखा है। अब इसको K1 K2 U1 U2 लेकर सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। उत्कर्ष हो जाएगा, आसान है ये, ठीक है। A car of mass m is accelerating on a level smooth road under the action of a single force F. The power delivered to the car is constant and equal to P. फिर देखो वही आ गया ना, पावर कांस्टेंट है, P बराबर क्या कांस्टेंट है, FV। फोर्स F के बारे में कुछ नहीं बोला, पावर कांस्टेंट। इफ द वेलोसिटी ऑफ द कार एट एनी इंस्टेंट, कहाँ गया क्वेश्चन भाई, हेलो, हाँ, at any instant is v, then after traveling how much distance it becomes double। इसकी स्पीड को v से 2v करना है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, s की वैल्यू बताना, बताइए, दिमाग लगाइए कैसे करेंगे। f कांस्टेंट, पावर कांस्टेंट, av mav कांस्टेंट है, इसको p ले लो, कांस्टेंट पावर p दे रखी है, mv v dv by ds इज इक्वल टू p। क्या हम नहीं कर पाएंगे, अभी भी नहीं कर पाएंगे, क्यों भाई। अब हो जाएगा सर। हाँ उस दिन देखो इतना डाटा था, उसके बावजूद देखो नहीं हुआ, इसका मतलब अभी भी दिमाग में गड़बड़ी चल रही नहीं है सर, ना। वो उसके बाद दोबारा ट्राई नहीं किया था ना ये क्वेश्चन, नहीं नहीं इसलिए। सेम क्वेश्चन है, उस दिन भी पावर इज इक्वल टू कांस्टेंट भी मैंने डिस्कशन किया था, अगर तुमको याद हो तो। हाँ सर, किया था आपने। याद आ रहा है। हाँ सर, बहुत डांट पड़ी थी मेरी। कृपया करके गुरु जी की बात को थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। मैंने कहा ना ये फंक्शन वाला बहुत ज्यादा परेशान करता है लोगों को, रियलिटी में परेशान करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है, नहीं नहीं, ये है, ये हमारी प्रॉब्लम थी, जब हम करते हैं तो हम भी फंसते थे। बस इसका एक ही सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन मैं नहीं बता सकता, मैं तो बार बार ये लिख दूंगा क्योंकि मैंने तरीका सिखा दिया। अब एक ही तरीका है, जितनी ज्यादा इस टाइप की प्रॉब्लम कर लोगे उतना दिमाग कंफर्टेबल हो जाए। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है 4, 4 में फिर गड़बड़ी, देखिए फॉर्मूला लगाना था। 4 में क्या फॉर्मूला लगाना है, क्यों भाई,
पोटेंशियल एनर्जी वाला लगाना है ना। अब देखो मैंने क्या बताया था, मैंने थीटा इस वाले -90 डिग्री हो गया, है कि नहीं। तो U1 बराबर लैम्डा आर स्क्वायर जी, यही था ना, cos 0 माइनस cos 90। अच्छा ये U1 हो गया, लैम्डा निकाल लो, ये लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ, पाई आर बाई 2 लेंथ है कि नहीं। तो yes, U1 sir. निकल गया और U2 की वैल्यू 0 ले लो जब हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे आ जाएगा तो। U1 की वैल्यू दिस, U2 की वैल्यू फ्लोर पे आ गया। अब यही करना है, K1 K2 U1 U2 कर लोगे ना आप। लैम्डा इज इक्वल टू m बाई पाई आर बाई 2, ये भी ध्यान रखना है। लैम्डा मतलब मास पर यूनिट लेंथ। ये फॉर्मूला था ना पोटेंशियल एनर्जी, यही था ना कि कुछ और था, लैम्डा स्क्वायर बाई जी, कुछ फॉर्मूला बाई 2 तो नहीं था। नो सर, यही था। यही था हाँ सर। तो बस ठीक है, लैम्डा स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 पोटेंशियल एनर्जी लग गई पहली, जमीन पे आ गया पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी 0, बाद में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्या था, 4 के बाद 6, 6 8 6, क्वेश्चन नंबर 6। ओहो ओहो, भूल गए लोग। Given the diagram, the block A and B of the same mass m and the mass of the block C is m1, ठीक है। फ्रिक्शन इज प्रेजेंट ओनली अंडर द ब्लॉक ए। अच्छा, ब्लॉक ए के अंडर में ब्लॉक है। द सिस्टम इज सडनली रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू कीप द ब्लॉक ए इन द रेस्ट। अच्छा, ये रुका हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, घुमाने के लिए बस पूछ लिया, इस वाले भाई को रोका हुआ है। तो मैक्सिमम इलोंगेशन की कंडीशन में ये जो फ्रिक्शन फोर्स है के एक्स बराबर म्यू एम ए जी के बराबर होना चाहिए। एक्स मैक्सिमम इलोंगेशन, कहाँ तक मैक्सिमम इलोंगेशन, K1 0 K2, ये तो रुका ही हुआ है, इसका तो डबल ब्लॉक का सिस्टम नहीं, सिंगल ब्लॉक है, ये सिंगल ब्लॉक सिस्टम है। K1 0 के शुरू में रिलीज किया गया, ये एक्स नीचे चला गया, U1 की वैल्यू 0 ले ली, U2 की वैल्यू हो गई m माइनस एम सी जी एक्स प्लस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ब्लॉक को रिलीज किया गया तो काइनेटिक एनर्जी 0, जब मैक्सिमम इलोंगेशन हो जाएगा तो भी काइनेटिक एनर्जी 0। मैक्सिमम इलोंगेशन की कंडीशन क्या है, ये जस्ट इसको चलाने की कहानी तक पहुंच जाए। तो के एक्स बराबर म्यू एम जी फ्रिक्शन, म्यू एम ए ले लिया मैंने, जो भी नाम दे रखा है इसका ब्लॉक का, एम ए एम बी एम सी, और इनके जो वैल्यू दे रखे हैं वो अपना कर लेंगे। के एक्स बराबर म्यू एम ए जी, ये पहली कंडीशन मिली, क्यों, क्योंकि इसको हिलाना है, इसको जस्ट रोकना है हिलने से, इसका मतलब क्रिटिकल कंडीशन तक पहुंचा दो। तो के एक्स बराबर म्यू एम जी वाला फॉर्मूला पुट हो गया। अब उसके बाद वाली कहानी, K1 0 है, K2 0 है, U1 की वैल्यू मैंने 0 मान ली, ये उतर गया नीचे एक्स और स्प्रिंग खींच गई एक्स, K1 K2 U1 U2, और फ्रिक्शन का काम 0, क्यों 0, क्योंकि फ्रिक्शन चला तो रहा नहीं है, बस इसको रोके हुए, इसके नीचे फ्रिक्शन है ही नहीं, इसके नीचे फ्रिक्शन है ही नहीं, और ये चल नहीं रहा है। K1 K2 U1 U2 पुट करके वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। A body is moving down an inclined plane of slope 37 degree. The coefficient of friction between the body and the plane varies. देखो फिर वेरिएबल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, हिंट दे रहा हूँ मैं। एक बॉडी चलना शुरू करती है, जब वो x नीचे चलती है तो यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू बराबर 0.3x, वेरिएबल x है, म्यू है। इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा है तो इंक्लाइन प्लेन का कोई रोल ही नहीं, 37 डिग्री है। ठीक है, द बॉडी विल हैव मैक्सिमम स्पीड, कब उसकी बॉडी की स्पीड मैक्सिमम होगी, बॉडी की स्पीड मैक्सिमम कब होती है भाई, क्यों, बताओ।
बॉडी की स्पीड मैक्सिमम तब होगी जब इसके ऊपर एफ नेट, अभी थोड़ी देर पहले की स्टेटमेंट दिया था ना मैंने, एफ नेट 0। एफ नेट कहाँ 0 होगा? जहां फ्रिक्शन फोर्स mg साइन थीटा के बराबर होगा। और कितनी डिस्टेंस चल चुका है? x। तो 0.3x इंटू mg cos थीटा बराबर mg साइन थीटा। ये कंडीशन लगनी है। अच्छी प्रॉब्लम है, दिमाग लगा के बता रहा है। तो मीन पोजीशन वो जगह है जहां पर एफ नेट की वैल्यू क्या आने वाली है? 0। एफ बराबर दिस, यहाँ से एक्स की वैल्यू सॉल्व कर लो। 0.3x इज इक्वल टू 10 37 डिग्री एंगल है ना, 4/3। एक्स बराबर 3/4 इंटू 0.3, 2.5 मीटर। कितना चलने पे हो रहा है भाई वो? एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 2.5 मीटर। चलो आगे बढ़ो भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है 11 12 13। 11 12 13। A block of mass m is attached to one end of a massless spring of spring constant k. The other end of spring is fixed to a wall. ठीक है, the block can move on a horizontal rough surface. The coefficient of friction between the block and the surface is mu. Then the compression of the spring, for which maximum extension of the spring becomes half of maximum compression is. अच्छा, ऐसा है, डराने के लिए दे रखा है। ये नेचुरल लेंथ है, पहले x दबा था, फिर x/2 आगे तक गया। ये कह रहा है, कहता है x दबा के छोड़ा, वापस आया, यहाँ तक पहुंचा, उसके बाद x/2 तक और खींच गया। सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, k1 0, k2 भी 0 रुक गया। u1 दबा हुआ है, हाफ ऑफ कितना दबा हुआ है? x, हाफ ऑफ x²। u2 ये भी दबा हुआ है, कितना तो खींचा हुआ है, सॉरी एलोंगेटेड है, कितना? x/2 का स्क्वायर। इस दौरान कंजर्वेटिव फोर्स ने भी काम कर दिया, माइनस म्यू mg इंटू 3x/2 डिस्टेंस ट्रेवल कराई। x ये चला, x/2 इधर चला, है ना? अच्छी प्रॉब्लम। बस दिमाग लगाना था, पहले कंप्रेस कर छोड़ दिया, दोबारा समझाइए। कुछ नहीं है भाई, कंप्रेस किया छोड़ दिया, फ्रिक्शन है। नेचुरल लेंथ के बाद वहां तक जाना चाहिए था ना, x तक। अगर फ्रिक्शन ना होता तो अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ दाएं बाएं सेम जाता है, ये बताया था मैंने। इसको दबा के छोड़ूंगा तो यहाँ तक x तक आना चाहिए था, लेकिन फ्रिक्शन ने क्या किया? नेचुरल x तक आने के बाद वो x तक ना जाके कहाँ तक गया? केवल x/2। तो k1 0, k2 0, शुरू में छोड़ा गया, बाद में रुक गई। u1 कितना दबा हुआ स्प्रिंग? x कितना इलोंगेटेड है? x/2। कितना फ्रिक्शन ने काम किया यहाँ से यहाँ तक ले जाने में? 3x/2 माइनस। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। सर हाँ सर, ये लास्ट स्टेटमेंट जो इस क्वेश्चन का था, ये एक बार वापस समझा दीजिए कि मैक्सिमम एक्सटेंशन ये क्या बोल? स्क्रीन शेयर कर बेटा उत्कर्ष। क्या कहता है? देन द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग फॉर विच मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग बिकम्स हाफ ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। मतलब पूछ रहा है, एक्स पूछ रहा है, देन द कंप्रेशन ऑफ द, कितना स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया है जिससे कि मैक्सिमम जो इलोंगेशन हो वो स्प्रिंग के मैक्सिमम कंप्रेशन का आधा हो। व्हाट इट? ओके सर। एक्सटेंशन, इलोंगेशन और कंप्रेशन में घुमा दिया तुमने। कुछ नहीं, वो यही कह रहा है कि जो ये है वो इसका आधा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए भाई। क्या है? A block of mass m slide drawn along the track with kinetic friction mu दे रखा है। A man pulls the block through a rope which makes an angle theta with the horizontal as shown in the figure. The block moves with constant speed v. Power delivered by the man is. लोग टेंशन ही नहीं निकाल पा रहे होंगे, सारा रामायण खत्म हो गई, पूरा लॉज ऑफ मोशन खत्म हो गया, लोग टेंशन ही नहीं निकाल पा रहे।
अरे भाई इसको रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा, फ्रिक्शन को लोगों ने म्यू mg ले रखा होगा। लल्लू लाल लोगों ध्यान रखना है, सब कुछ रिजॉल्व किया जाता है। सबसे पहली प्रॉब्लम लॉज ऑफ मोशन की यही सिखाई थी मैंने, अगर आपको याद हो तो, कि नॉर्मल वेरी करता रहता है कि नहीं, सिखाया था कि नहीं सिखाया था। सर तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू आ रही है mg माइनस टी साइन थीटा, और टी कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है f यानी म्यू एन। अब बेटा इसको सॉल्व करो, t निकलेगा, पावर की वैल्यू आएगी टीवी कॉस थीटा, t की वैल्यू निकालो यहाँ से, ठीक है ना। और अच्छा, पावर डिलीवर्ड बाय द मैन इज कांस्टेंट स्पीड जरा टीवी कॉस थीटा होगा, t की वैल्यू दे रखी है इसमें, ठीक है, चेक कर लो। चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर क्या था, 13 के बाद 24 22 24 25 26 27 नहीं 15 भी है, 15 भी है, 12 13 पे आ जाओ भाई। 13 क्या कहता है, द पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल पार्टिकल इज गिवन बाय 5 बराबर 3x प्लस 4y। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है 3x प्लस 4y, ठीक है। If the particle is at rest at this, then the work done by the conservative force on the particle from the initial position to the instant when it crosses the x-axis है क्या है, कुछ घुमा दिया क्या इसने। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल करके। If the particle is at rest at अच्छा 6,8 पे k की वैल्यू 0 है, तो k1 बराबर 0, u1 बराबर 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8, 3 छंग 18, 8 चौक 32, 32 40 50 50 जूल टोटल एनर्जी हो गई। ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू 50 जूल आ गई, ठीक है। जिस इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रखी है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ रही है 50, टोटल एनर्जी आ रही है 50 जूल। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बार दिखाना, क्या कहाँ क्रॉस कर रहा है, एक्स एक्सिस क्रॉस कर रहा है, एक्सेस को क्रॉस दिखाओ एक बार क्या है। हाँ, then the work done by the conservative force in the particle from the initial position to the instant when it crosses the x-axis। अच्छा तो पढ़ेंगे ना, ये लॉ फॉलो कर रहा है। If the particle is at, then the work done by the conservative force in the particle from the initial position to the instant when it crosses the x-axis। crosses the x-axis का मतलब y की वैल्यू 0 हो गई, जा कैसे रहा है, ठीक है निकालता हूँ मैं। fx इज इक्वल टू -3, fy इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू -3i कैप -4j कैप। ये समझ में आया कैसे किया मैंने, अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिए इसको, अच्छे समझिए कैसे, इस टाइप की प्रॉब्लम हमने डिस्कस नहीं की थी, तो समझिए। u दे रखा है, f बराबर क्या होता है -du/dr। अब यहीं से एक इम्पॉर्टेंट चीज निकल करके आती है, जो कि हम लोग खैर बाद सीखते, लेकिन अभी फिलहाल जहाँ लिखा था वहाँ इसको इम्पोर्टेंट बना के नोट कर ले, -del u/del x when y and z is equal to constant। समझ लो, पहले इसका क्वेश्चन सॉल्व भी कर लो। fy is equal to -del u/del y, del मतलब कि पार्शियल, केवल x के रिस्पेक्ट में करो, y को 0 में, मतलब y सब कुछ कांस्टेंट में, when x, z is equal to constant, fz -del u/del z, y, x कांस्टेंट ले लिया जाए। तो इस तरीके से मैंने fx और fy निकाला। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 3 हो गया, ये तो 0 हो गया। विद रिस्पेक्ट टू द y, फोर्स मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। अब देखो इसने आगे क्या गेम खेला, टोटल एनर्जी कितनी थी 7 जूल। अब व्हेन y इज इक्वल टू 0 है,
फाइंड क्या निकालना है, एक्स। कैसे निकलेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नहीं निकल जाएगी वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, y बराबर 0 पे, y बराबर 0 पे सारी कंडीशन नहीं निकल जाएगी। अब अभी तुम लोगों को सॉल्व करना है x y, ux 0, ax -3, uy 0, ay -4। कब पूछ रहा है, एट t इज इक्वल टू टी, जब वो y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्स को क्रॉस करेगा, उस कंडीशन में x निकालना है। क्या नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, निकाल लेते हैं। 0 बराबर 0 माइनस हाफ, एक मिनट, अच्छा हाँ, इनिशियली तो क्या रखा है, x बराबर 6 है ना, x नॉट बराबर 6 और y नॉट बराबर 8, तो इसने -8 डिस्प्लेसमेंट दिया ना, 8 से कहाँ गया, 0 पे। बढ़िया प्रॉब्लम, चलो मैं अच्छे सॉल्व करूँ, मैं कर ही देता हूँ जिससे फिर तुम लोगों के पास सोल्यूशन रहे तो ध्यान रहे। अरे ये भी तो माइनस, x बराबर भी 0 आ गया, तब y बराबर x की वैल्यू 0 आ गई, क्रॉस कर रहा है। इसको सही कर देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी 50 जूल, आंसर क्या आ रहा है, 50 जूल। निकालो जरा, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है ये। देखो इस टाइप का अच्छा हो मुझे मिल गई, ध्यान से आ गया, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, इसको एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए। कुछ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स पूछ रहा है ना, ओ सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। शुरू में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, शुरू में पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल थी, बाद में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, डेल्टा यू बराबर -WC बराबर फाइनल 0 -50 दैट इक्वल्स टू -50, तो W कंजर्वेटिव की वैल्यू आ गई 50 जूल। अब जरा समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा सभी लोग। U का फंक्शन देने का मतलब चुपचाप धीरे से उसने ये भी बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि हमको इसको बाद में देखा, हालांकि निकला वहीं से। U दिया है तो आप x का और y का फोर्स निकाल सकते हैं, ऐसा भी लोग ध्यान दीजिए। ये फोर्स निकला तो एक्सेलरेशन निकला, एक्सेलरेशन निकला तो कोऑर्डिनेट वाला हमने गेम खेला हुआ है, x y अलग अलग करके। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, शुरुआत में 6 पे था और 8 पे था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x -8, x -6 बराबर uxt प्लस हाफ ऑफ axt स्क्वायर। ऐसे y के लिए y -8, y -8 बराबर uit प्लस हाफ ऑफ ayt स्क्वायर। वैल्यू पुट कर ली, कह रहा है कि जब y की वैल्यू क्रॉसेस द x एक्सिस तो मतलब y बराबर 0, पुट कर लिया, t की वैल्यू निकाल ली, t बराबर 2 सेकेंड, इस जगह पे x की वैल्यू निकाल ली, x -6 बराबर दिस, तो x की वैल्यू पुट करके निकाली तो आई 0, x भी 0 y भी 0 इस इन जगह पे, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0, काइनेटिक एनर्जी हो गई 50 जूल। अब पूछ रहा है यहाँ तक कितना काम करना पड़ा भाई को, तो डेल्टा यू बराबर होता है -WC। डेल्टा यू कहाँ से, शुरू से लेके यहाँ तक, बाद में 0 थी, बाद शुरू में 50 थी, 0 - 50 बराबर -50, WC होता है नेगेटिव ऑफ दिस, तो ये 50 जूल आ गया, है कि नहीं। बढ़िया प्रॉब्लम थी, इसको एज ए
पॉइंट के तौर पे याद रखना है, इसको नोट भी करना है। इंपॉर्टेंट, अगर u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड तो। चलो निकालो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बढ़िया, 13 के बाद 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। A small mass m slides down an inclined plane of inclination theta with the horizontal. The coefficient of friction is, फिर देखो भाई दे रखा है, अब कर लेंगे ना। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, म्यू नॉट एक्स, कर लोगे भाई ये? यस सर, हो जाएगा। अब ये एक्स चलाने पे फ्रिक्शन की वैल्यू, वही वाला गेम आ गया, पिछले वाला क्वेश्चन ही है, उसको घुमा के पूछ लिया है। आगे बढ़िए, 15 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 पे, equal net forces act on two different blocks A and B of mass m and 4m respectively. For same displacement, identify the correct statement. Equal net forces acting on two different blocks A and B of mass m and 4m. एक्सेलरेशन से मतलब मास का कोई लेना देना है ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी दोनों का फोर्स अगर सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। वर्क डन सेम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। स्पीड का रेशियो, दोनों का जो फोर्स सेम लग रहा है तो मोमेंटम चेंज सेम होगा टाइम टाइम के लिए, दोनों की स्पीड अलग अलग आएगी। काइनेटिक एनर्जी सेम तो k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो v बराबर रूट के बाई एम, पर बाई रूट एम के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, उसके थ्रू निकाल लीजिए। वर्क डन ऑन द ब्लॉक आर इन द रेशियो 1:1। सही तो है, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन 22 आसान तो है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। काइनेटिक एनर्जी दोनों की 1 होगी, स्पीड दोनों की सेम नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, स्पीड सेम नहीं होगी। वर्क डन ऑन द ब्लॉक आर इन द रेशियो, बिल्कुल सही है, आंसर सी सही है। ठीक है, 22 का सही सी सही है। चलो आगे बढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद है क्वेश्चन नंबर 24, 24, 25, 27, 29, 24। A vertical spring is fixed to one end of its and फलाना and then choose the correct maximum compression। भैया क्या दिक्कत है तुम लोगों को? ओहो, क्या बताया था? कहाँ तक जाएगा ये? पहले मीन तक जाएगा, फिर मीन के बाद कहाँ तक जाएगा? एक्सट्रीम, यहाँ तक कहीं आएगा। ये दूरी तो पता है मुझे कितनी होती है, mg बाई के। तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगी? मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है? मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे। बाकी कंप्रेशन वम्प्रेशन वाला तो मैंने सिखा ही रखा है तुम लोगों को। क्यों भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व तो करा ही रखा है मैंने। हो जाएगा ना? अब इस टाइप की प्रॉब्लम करा रखी है ना पूरी, एक नॉर्मल तरीके से K1 K2 U1 U2 करके। ये सेकंड पोजीशन ले लेते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन ले लेते हैं, K1 K2 U1 U2। K1 भी 0, K2 भी 0, U1 की वैल्यू mgh प्लस एक्स, इसको x ले लिया, ये h ले लिया, तो U1 की वैल्यू हो गई mg h प्लस एक्स, U2 की वैल्यू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। पुट करके जो पूछ पाछ रहा है वो निकाल लो, मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन। चलो निकालो, देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है ऑप्शन भाई? द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन एच। बिल्कुल डिपेंड करेगा एच के ऊपर। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक डज नॉट डिपेंड ऑन एच। बिल्कुल डिपेंड करेगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज एट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक डज नॉट डिपेंड अपॉन एच। बिल्कुल सही है। मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होती है? मीन पे, और वो कहाँ होती है? mg बाई के पर। द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन के, नहीं डिपेंड करेगा के ऊपर। केवल थर्ड वाला ऑप्शन डिपेंड नहीं करेगा, बाकी सारे करेंगे। नेक्स्ट 25 के बाद 24 के बाद 25, क्वेश्चन नंबर 25। 25 यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ पाई। यार इसी में झूल गए लोग। हालांकि वर्क एनर्जी थ्योरम से भी हो सकता है। U1 लैम्डा r स्क्वायर g cos 0 माइनस cos ऑफ 180। U2 सड़क के नीचे आ गया,
माइनस mg, कितनी लेंथ है, पाई आर बाई 2, और लैम्डा बराबर m बाई पाई आर, u2, k1 0, k2 की वैल्यू निकालनी है हाफ ऑफ mv स्क्वायर, हो जाएगा। u1 एंगल 0 180, लैम्डा निकालना है, लैम्डा स्क्वायर जी cos 0 माइनस cos 180, पोटेंशियल एनर्जी पहले आ गई। जब पूरा सड़क के नीचे आ जाएगा तो नीचे यहाँ कहीं आ जाएगा, माइनस mg, लेंथ है पाई आर बाई, सॉरी, एक मिनट, 2 पाई आर, हाँ ठीक है, पाई आर बाई, ये पाई आर है ना, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 27। एक बार ही समझ नहीं आया, दोबारा समझा दीजिए। क्या फॉर्मूला है भाई? U2 वाला नहीं समझ आया। U2 क्या होगा, कहाँ जाएगी चेन, रख के नीचे चली जाएगी। कहाँ जाएगी, क्या लोगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, बताओ। समझिए। इसीलिए मैं कहता हूँ, देखो मैं खूब सारे एग्जांपल कराता हूँ, उसी बात जब मैं डाउट लूँ उस वक्त मैं बताऊँ तो उस वक्त थोड़ा सेंटर ऑफ सा मास पे लेंगे। एकदम सेम क्वेश्चन कराया हुआ है ना मैंने। हाँ सर, कराया। तो बेटा ये आप देखो वही चीज, अगर अब उसने केवल एंगल बदल दिया, एक में 0 एक में 180, अब इसी टाइप के क्वेश्चन में 60 कर दे तो, 90 कर दे तो, 90 वाला भी कर चुके हम, जनरल वाला भी कर चुके, अब 0 से 180 डिग्री एंगल दे रखा है, क्या दिक्कत है। जब ये सड़क के नीचे आएगी तो सेंटर ऑफ मास कितनी नीचाई पे होगा, सर समझ गया, पाई आर बाई 2 ही होगा। हाँ, तो ध्यान रखना चाहिए ना, इसीलिए तो जब हम पढ़ाते हैं इस वक्त खूब सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो इसीलिए करते हैं कि आप उसको थोड़ा सा एक मॉडल मान के चले कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 27, चलो 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 आगे आओ भाई। क्वेश्चन नंबर 27, two blocks are connected to an ideal of find the spring energy, the rate at which the spring energy कितनी है बेटे, हाफ kx स्क्वायर, तो du by dx क्या हो जाएगा, kx, है ना। क्या कह रहा है, मास लेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग lying on a frictionless constant for the effect on the block of mass m directed towards the other block, the maximum compression of the spring। ये तो अच्छा दूसरा है, तो two blocks, अच्छा दोनों की स्पीड दे रखी है, ये 4 से जा रहा है, ये 6 से जा रहा है, ठीक है, ठीक है, और इस वक्त इनकी स्प्रिंग की लॉन्गिट्यूड 10 सेंटीमीटर है, kx निकाल लो। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो नहीं पूछ रहा है, हाँ टाइम पूछ रहा होगा, डी बाई डी टी ये पूछ रहा है, तो हाफ ऑफ के 2x dx बाई डी टी, तो kx dx बाई डी टी, dx बाई डी टी की वैल्यू 10 आएगी, क्यों 10 आएगी, ये 4 से जा रहा है, ये 6 से जा रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, किस रेट से स्प्रिंग खुल रही है, 4 + 6 10 से, है ना, 10 से खुलेगी, x पता ही है, तो k पता ही है, k पता, x पता, dx बाई dt, आंसर देखो क्या आ रहा है इसका, खोलो जरा ऑप्शन, kx dx बाई dt आंसर होगा, आपसे du बाई dt पूछ रहा है, kx dx बाई dt, k कितना है 200, x कितना है 0.1, dx बाई dt कितना है 10, और ये आंसर कितना आ रहा है 200 जूल, चेक करो। 27 का आंसर क्या है बेटे, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताओ, वही देख भी नहीं रहा, लो अभी आंसर खोलने लगे, कोई और देख के बता दो भाई, 200 ही है। बस ठीक है, तो इसने रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में पहले निकाला, एक आध दो क्वेश्चनों में डी बाई डी एक्स भी पूछ लेता है, वो के एक्स आता है, डी बाई डी टी कितना आएगा, डिफरेंशिएट कर दो, हाफ ऑफ के 2x dx बाई डी टी, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, और डी एक्स बाई डी टी कितना होगा,
किस रेट से इलोंगेशन खुल रहा है। ये वाला भाई जा रहा है 4 से, ये वाला भाई जा रहा है 6 से, तो किस रेट से खुल रहा है वो 10 के रेट से खुल रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन नंबर 27। चलो लास्ट क्वेश्चन 29 खोलो भाई। 29 फ्रिक्शन दे रखा है ए ब्लॉक। भाई ऊपर वाले पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है आगे, और ये डिस्प्लेस भी एक्चुअली हो रहा है आगे। इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और ये मैंने दिखा रखा है। क्यों भाई, कर लेंगे ना। इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तुम्हें, कितना जाएगा, तो इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन कितना आ रहा है वो निकालना है। ए बराबर F/m, और कितनी देर में, जब तक यहाँ इसके रिलेटिव में। अब रिलेटिव में मुझे जानना है L, तो रिलेटिव A डैश की वैल्यू हो गई हाफ ऑफ A डैश टी स्क्वायर, या हाफ ऑफ A डैश टी स्क्वायर बराबर L। जहाँ से T निकला, T निकलने के बाद तुमने ये डिस्टेंस निकाली, S बराबर हाफ ऑफ A टी स्क्वायर, फिर वर्क डन निकाला F इंटू एस। कुल मिला के करना क्या है, मेरे रिस्पेक्ट में नीचे गिर गया तो रिलेटिव एक्सेलरेशन वाला गेम हम सीख ही चुके हैं पहले, तो इतनी कितनी देर में नीचे गिरेगा, तो वो लेंथ L गिरने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो टाइम मिल गया। उस टाइम में ये एक्चुअली कितना मूव कर रहा है आगे, एक्सेलरेशन पता है F/m, तो टाइम डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, हाफ ऑफ F/m टी स्क्वायर, इतनी डिस्प्लेसमेंट लेगा। बस वैल्यू पुट कर ली और वैल्यू निकाल ली। ठीक है ना, बाकी बच्चों करेंगे कल। ठीक है, आजकल 2-3 दिन में थोड़ा मैं परेशान था, अब ठीक है, अपने कंप्लीट कर लीजिए, नहीं होगा तो फिर वो और भी डिस्कशन कर लेंगे। टाइम तो अभी है, आज बुधवार हो, नहीं आज आज बुधवार हो रहा, बुध बृहस्पति शुक्र शनि है। हाँ बस ये रिवीजन नहीं कर पाएंगे हम, कोई बात नहीं, डिस्कशन कर, बाकी बच्चों करेंगे कल। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर।